Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. हमने स्टार्ट किया है अपना इनकम टैक्स की सीरीज. इनकम टैक्स में हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स कर चुके हैं. अगर उन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं. प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की. उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा. हमारा एक चैनल है, एक ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसमें हम लोग क्विज़ेस डालते हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी उस पर आती रहती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स. आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो क्या है? डबल टैक्सेशन एंड उसके अवॉइडेंस मैकेनिज्म है. कुछ डबल टैक्सेशन है. डबल टैक्सेशन, देखिए डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है? नाम पे जाओ इसके. डबल टैक्सेशन लाइक कोई पर्सन है, एक कोई भी मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए है. ये मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर ए इंडिया में पैसे कमाता है, साथ ही साथ वो ना उसका ट्रिप अच्छा खासा यूएसए में लगता रहता है और यूएसए में जाके भी पैसे कमाता है. ठीक है. अच्छा, सिटीजन ऑफ इंडिया है. सिटीजन कहाँ का है? इंडिया का है. उसके अलावा जो एसएससी है, एसएससी कहाँ का बन रहा है? वो इंडिया का भी बन रहा है और यूएसए का भी बन रहा है. क्यों, कैसे? तो उसने बेसिक कंडीशंस कुछ फुलफिल करी हैं, कुछ एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करी हैं, तो दोनों के टाइम पे वो बन रहे हैं. ठीक है. अब जो ये मिस्टर ए है ना, वो यूएसए से पैसा कमाता है, कमा के यूएसए वाले गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है. अब यूएसए से जब इंडिया आता है घूम फिर के, तो इंडिया घुसते ही कहती है गवर्नमेंट की लाओ जी टैक्स पे करो. कहता मैं यार अभी तो टैक्स पे करके आया. कहता बेशक आप टैक्स पे करके आए हो, लेकिन हमारे यहां पे इनकम का मतलब ये है कि चाहे इनकम अराइज इंडिया में हो रही हो, चाहे इनकम आ इंडिया में रही हो, मतलब चाहे अराइज हो रही हो, चाहे रिसीव इन इंडिया हो, हम उसे इंडिया की इनकम मानेंगे, इंडियन इनकम मानेंगे, और इस इंडियन इनकम पे क्या होगा? टैक्स पे करना पड़ेगा आपको. ठीक है. तो मिस्टर ए जो है वो बेचारा घबरा जाएगा, मतलब ऐसे रोने लग जाएगा पूरी तरह कि यार ये क्या मतलब है? अभी मैंने कमाए कुछ नहीं है और सारा का सारा गवर्नमेंट लेगी. आते हुए इधर की गवर्नमेंट लेगी और घर पहुंचते पहुंचते यहाँ की गवर्नमेंट ले गई. तो बेचारा बैठ के रोने लगा. अब जब रोने लगा तो गवर्नमेंट समझाती, कहती भी देखो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप कुछ भी करो. तो इस तरह से जो मिस्टर ए है ना, इसी तरह से बहुत सारे मिस्टर एंड मिसिस रहे होंगे. ये सब बेचारे भै 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 करके रोने लग गए. कहते हमारा तो नुकसान कर दिया, हम तो इतना कमाते नहीं जितना आप ले जाते हैं गवर्नमेंट लोग. तो इन्होंने, इनमें से एक बढ़िया बंदा था और उसने आके कहा कि देखिए गवर्नमेंट साहब आप एक काम करिए, आप दोनों कंट्रीज मिलकर ना एक एग्रीमेंट कर लो. क्या कर लो? एक एग्रीमेंट कर लो और उसमें ये लिख दो कि अगर कोई पर्सन यहां से है, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी एक कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो दूसरी कंट्री में उसे टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टैक्स पे करने के लायबल नहीं है. तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम कहेंगे क्या? डबल टैक्सेशन. क्या कहेंगे? डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट्स किया गया है बहुत सारे कंट्रीज के साथ. हमारा एग्रीमेंट है मॉरिशस के साथ, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है. हम जब इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया के साथ सबसे ज्यादा अगर ट्रेडिंग किसी की होती है, किसी कंट्री की होती है, तो वो मॉरिशस है. तो मॉरिशस के साथ हमारा डबल टैक्सेशन है और इस तरह से बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है जहां पे जिनके साथ हमारा डबल टैक्सेशन है. ठीक है. तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है ये. ठीक है. अब होता क्या है ये मैंने बता दिया. अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि जो डबल टैक्स लग रहा है उसको अवॉइड कैसे किया जाए, उसके लिए एग्रीमेंट बनाया गया है. ठीक है. तो ये एक का मतलब क्या है? अवॉइड करना, अवॉइडेंस. ठीक है. तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये क्या है? एक एग्रीमेंट बनाया गया है, DTAA है. अगर एक बार आपने अपने देश में टैक्स लगेगा, ठीक है, आपने अपने देश में टैक्स पे कर दिया है और एक बार फॉरेन में टैक्स लग रहा है, तो आपको दो जगह पे टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ट्वाइस टैक्सेबल आप हो जाएंगे. ऐसा पे करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री में पे करिएगा. आपको जो है डबल बार टैक्स पे करने का कोई भी मतलब झमेला पालना ही नहीं पड़ेगा. ठीक है जी.
पहले बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, पहले मतलब दोनों कंट्रीज मिलके टैक्स लिया करती थी, बेचारा मतलब जो एसएससी था बेचारा बुरी तरह से उसकी हालत खराब हो जाती थी। ठीक है, तो अब कुछ कंट्रीज उस पर टैक्स लगाती हैं। देखो अब होता भी क्या है, देखो ये ऐसा नहीं है कि हम गलत कहें कि यूएसए गलत है या इंडिया गलत है। अब लाइक होता क्या है, कुछ कंट्रीज जो टैक्स लगाती हैं वो लगाती हैं सोर्स रूल पे। किस पे लगाती है? सोर्स रूल पे। कि सोर्स क्या है, क्या वो लाइक यूएसए की बात करूं तो यूएसए मान लो ऐसा लगाता है सोर्स रूल पे। हुआ कहां से, अराइज कहां से हुआ है? अगर अराइज यूएसए से हुआ है तो कहेंगे जी यूएसए से अराइज हुआ है, आप यूएसए में टैक्स पे करके जाओ। अगर आप इंडिया से कमा के यूएसए में ला रहे हो तो हम आपसे टैक्स नहीं पे करेंगे। अगर आप यूएसए से कमा रहे हो तो यूएसए में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है यूएसए, कि यूएसए से आपने इनकम कमाई, यूएसए वाली गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहां से जो भी इनकम आप कमाएंगे उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सही है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम तो आप पे रेजिडेंस रूल के हिसाब से टैक्स लेंगे। कौन सा होता है? रेजिडेंस रूल। अब रेजिडेंस रूल कौन सा? वो 182 डेज वाला, ध्यान है, 10 ईयर्स वाला, 7 ईयर्स वाला, वो सारे वो रेजिडेंशियल रूल्स जो कुछ थे हमारे पास, बेसिक रूल्स थे, कुछ एडिशनल रूल्स थे, उनके बेस पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है इंडिया की। तो इंडिया भी सही है, यूएसए भी सही है, यूएसए की गवर्नमेंट भी सही, इंडिया की गवर्नमेंट भी सही। तो अलग अलग रूल्स होते हैं, इसकी वजह से डबल टाइम आपको कई बार टैक्स पे करना पड़ जाता है, जिसके रिगार्डिंग इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अपने अपनी कंट्रीज में एक एग्रीमेंट लेके आ रही है दूसरी कंट्रीज के साथ कि हम ऐसे एग्रीमेंट लेके आएंगे जिसकी वजह से जो डबल टैक्सेशन की समस्या है उसको हम लोग अवॉइड कर सकें, उससे हम लोग कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी, आई होप डबल टैक्सेशन का जो मीनिंग है, इंट्रोडक्शन है, वो आप लोगों को समझ में आ चुका हो। हाँ जी बताइएगा। देखिए यहां पर ना दो तरह की टैक्सेबल रिलीफ है अपने पास, दो तरह की टैक्सेबल रिलीफ है, लिखिएगा 2 टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन। मैं सिंबल लिख देता हूं, डबल टैक्सेशन रिलीफ, या पूरे लिख लो, छोड़ो, डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास यहां पर रिलीफ है। कैसे कैसे है वो देख लेते हैं। एक तो है हमारे पास यूनिलेटरल, दूसरा है हमारे पास बाइलेटरल। एक है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल एंड सेकंड वन इज बाइलेटरल, बाइलेटरल। ठीक है, पहला है यूनिलेटरल रिलीफ, दूसरा है बाइलेटरल रिलीफ। देखो यूनि, ध्यान सुनेगा, यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, बोल तो एक तरफा, एक तरफा। और बाय का मतलब क्या होता है? दो, बोल तो दो तरफा। जब एक तरफा प्यार है तो ये एक तरफा भाई एक ही तरफ से कर रहा है। अच्छा ध्यान देना, अगर एक तरफ से ही कर रहा है, एक तरफ से ही कर रहा है मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस लॉ में ये चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो दोनों तरफा होना चाहिए, बोथ पार्टीज होनी चाहिए और बोथ पार्टीज एग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इट मींस अगर कोई भी यूनिलेटरल रिलीफ है, देखो यूनिलेटरल रिलीफ का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे हमें इसमें अंडर सेक्शन 80A इसके अंडर हमें रिलीफ मिल जाता है 12,500 का। ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप टैक्स पे करते हैं और टैक्स आपका बनता है 12,500 का 5 लाख पे, तो आपको 5 लाख पे 12,500 का ही रिलीफ मिल जाता है। आपको क्या मिल गया? 0%, जीरो क्या है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इंटरनल खुद की कंट्री, खुद के पर्सन को कोई रिलीफ दे दे, वो क्या है? यूनिलेटरल रिलीफ। इसका मतलब इस केस में कोई भी DTAA का एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा, DTAA का एग्रीमेंट नहीं हो, क्या लिख रहा हूं मैं, DTAA, इसका एग्रीमेंट, इसका मतलब नहीं हुआ, कोई भी DTAA नहीं है। अब जो नहीं है इसके बारे में बात करी गई है सेक्शन 91 में। किसमें? सेक्शन 91 में। सेक्शन इस चैप्टर के थोड़े से इंपॉर्टेंट है, 3 सेक्शन है, तीन में से 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बायलेटरल में पढ़ेंगे। नो एग्रीमेंट विद अनदर कंट्री, हम ये कह सकते हैं कोई भी जो एग्रीमेंट है वो किसी और कंट्रीज के साथ नहीं है, बट फिर भी आपकी जो कंट्री है, ध्यान सुनेगा, बट फिर भी आपकी कंट्री कहती चलेगी कि कोई बात नहीं, आप जो फॉरेन में टैक्स पे करके आए हैं ना, आपको हमें टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब आपने यहां पे आके कहा, लाइक ऐसा एग्जांपल लीजिए यूनिलेटरल का, लाइक इंडिया है और यूएसए है, इन दोनों में मान लीजिए कि कोई भी DTAA का एग्रीमेंट नहीं है।
यहां से कोई पर्सन पैसा कमा के आया, यहां की गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, यहां पे आया, यहां की गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा, इंडिया की गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा, और इंडिया की गवर्नमेंट ने जब टैक्स मांगा तो पर्सन ने ये कह दिया, एसएससी ने ये कहा कि देखिए यूएसए में सोर्स रूल के हिसाब से टैक्स लेते हैं, तो मैं ऑलरेडी वहां पे कर चुका हूं, प्लीज आप मुझसे टैक्स मत लीजिए। इंडिया की गवर्नमेंट ने इस इंडिविजुअल पर्सन को रिलीफ दे दिया। इस तरह की रिलीफ को कहते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। अब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आइए। नॉन डीटीडब्ल्यूए होगा यहाँ पर सेक्शन 91 की बात करी गई है। जब यूनिलेटरल होगा, एक तरफा होगा, कि अगर अपनी कंट्री, एक कोई कंट्री है, वो खुद के पर्सन को कोई रिलीफ प्रोवाइड कर दे जब एग्रीमेंट नहीं है तब, ठीक है जी। दूसरी तरफ आते हैं बायलेटरल की तरफ। अब बायलेटरल में क्या है, यहां पर DTAA वाला एग्रीमेंट है। मतलब क्या है कि जो एग्रीमेंट बनाया गया है वो किसी और कंट्री के साथ है, वहां पर नहीं था, यहां पर है। अब यहां पे क्या होगा, टैक्स, वैसे ना इसे DTAA को एक ट्रीटी बोलते हैं, ट्रीटी, या तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वगैरह ना, हाँ वही ट्रीटी ऑफ पेरिस वगैरह। तो ये क्या है, ट्रीटी ऑफ, जो ट्रीटीज होती है वो टाइप ऑफ एग्रीमेंट होती हैं, तो ये एग्रीमेंट्स करे गए हैं। यहाँ पे ना हम टैक्स में कंसेशंस देते हैं। जो DTAA है एक तरीके का ये कंसेशन रूल है। ये क्या है, एक तरीके का कंसेशन रूल है कि हमने ना कंसेशन दे दिया कि अगर एक पर्सन किसी पर्टिकुलर जगह पे टैक्स पे करता है तो उसे हमारी कंट्री में आके टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ना दो सेक्शंस बनाए गए हैं। एक तो है सेक्शन 90, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक है सेक्शन 90A। सेक्शन 90A इंपोर्टेंट, दोनों के दोनों काफी इंपोर्टेंट है, सेक्शन 90 एंड सेक्शन 90A। एक बार इतना लिखिए, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, लिख लिया? हाँ जी सर। ठीक है, आइए सुनिए। अब है क्या इसमें, कहता सेक्शन 90 का कह रहा है, सेक्शन 90A। सेक्शन 90 ये कहता है कि हमारी, लाइक इंडिया बोलता है कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करती है तो उसके बारे में सारी बात, मतलब DTAA करती है तो उसके बारे में सारी बात कहां बोली गई है, सेक्शन 90 में। एक कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करती है, कोई मतलब DTAA का एग्रीमेंट करती है, तो उसके बारे में सारी जानकारी कहां दी गई है, सेक्शन 90 में दी गई है। उसके अलावा सेक्शन 90A, अगर एक कंट्री का कोई स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक एसोसिएशन, ध्यान सुनिए, यहां बात थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेक्शन 90 में बात थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहां बात है कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन, लाइक एसोसिएशन जैसे कि RBI हो सकता है, एसोसिएशन RBI, सेबी हो सकते हैं, सेबी एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशंस हैं, ये फॉरेन की एसोसिएशन के साथ कोई एग्रीमेंट कर ले, कोई DTAA कर ले, तो उसके बारे में बात कहां की गई है, 90A में की गई है। लाइक देखो, RBI क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। वैसे ही RBI की किसी और चाइना के साथ कर ले, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के साथ कर ले, ठीक है, या सेंट्रल बैंक ऑफ USA के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ UK के साथ कर ले कोई एग्रीमेंट, तो उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है सेक्शन 90A में। ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूजन करेगा वो क्रिएट, आपको जब असर्शन रीजनिंग से पूछेगा या स्टेटमेंट में पूछेगा। सेक्शन 90 सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करती है, एक कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्रीमेंट है वो दूसरे कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए। 90A बोलता है किसी स्पेसिफिक एसोसिएशन का एग्रीमेंट दूसरी कंट्री के स्पेसिफिक एसोसिएशन के साथ होने चाहिए। ये दो तरह से डील होगा, ठीक है, दो तरह से डील कैसे, 90 से सेंट्रल गवर्नमेंट और 90A से स्पेसिफिक एसोसिएशन। क्लियर है? बढ़े आगे? यस जी। अब जो 90 और 90A है, अब इसके रिगार्डिंग ना हमें दो बात बोली गई है, इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। फर्स्ट चीज आती है टैक्स एग्जम्पशन मेथड। टैक्स एग्जम्पशन मेथड, वैसे जो मैंने बोला है अभी तक ना वही बात इसमें कही गई है, टैक्स एग्जम्पशन मेथड, और दूसरा है टैक्स क्रेडिट मेथड।
टैक्स क्रेडिट मेथड। सर हाँ जी, हाँ जी। सर ये किस चीज के मेथड? ये मेथड जो अभी 90 और 90A में बात करेंगे ना, उसके हैं। मतलब इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम लोग मेनली जो इनकी बात करेंगे सेक्शन 90 और सेक्शन 90A में, ये दोनों वो चीजें हैं। सर ये दोनों सेक्शन 90 और सेक्शन 90A में आएंगे दोनों? ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये जो दोनों सेक्शन 90 और 90A हैं, इन दोनों को डील किया जाता है दो मेथड्स के थ्रू। ओके सर। ठीक है जी। देखिए, अब एक है टैक्स एग्जम्पशन मेथड, एक है टैक्स क्रेडिट मेथड। ध्यान सुनिएगा, मैं एक बार ना टैक्स एग्जम्पशन मेथड ही पहले पूरा करवा देता हूँ, फिर रह जाएगा बीच में, नहीं तो देखिएगा। मान लीजिए एक कंट्री आपको कहती है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री हम ही आपसे टैक्स ले रहे हैं, दूसरी कंट्री ने उसे एग्जम्प्ट कर दिया। एक कोई भी मिस्टर ए था, उसने सिर्फ और सिर्फ यूएसए में टैक्स पे किया, यूएसए में टैक्स पे किया, लेकिन इंडिया में उसे कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वो खुद एग्जम्प्ट हो गया, उसको मतलब एग्जम्प्ट कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो जो टैक्स एग्जम्पशन है ना, जो टैक्स एग्जम्पशन है वो बेस किस पे होता है? वो चीज जिस मतलब टैक्स लग रहा है, जो कोई भी कंपनी है, कुछ भी है, उसका जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, पढ़ा था पीई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, जहां भी उसका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट होगा, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, वो टैक्स लेते हैं। जहां भी उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा वो टैक्स लेंगे, और दूसरी कंट्री क्या कर देगी? उसको छोड़ देगी, उस पर कोई भी टैक्स इंप्लीमेंट नहीं करवाएगी। अब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? एक पर्सन की इनकम इंडिया से है, मान लीजिए एक पर्सन की इनकम इंडिया से है, तो वो इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल है। ऐसा ही होगा, क्यों? क्योंकि इंडिया की इनकम कौन सी मानी जाएगी? या तो वो इनकम अराइज इन इंडिया हो या फिर रिसीव इन इंडिया हो। अगर एक पर्सन इंडिया में है, अगर एक पर्सन की इनकम इंडिया से है, तो उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा, इंडिया में उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर फॉरेन से है उसकी इनकम, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस केस में हम देखेंगे कि उसका पीई जहां होगा वहां पे वो पे करेगा। ध्यान सुनिए, दो तरह की इनकम है, एक तो है इंडियन इनकम। कौन सी है? इंडियन इनकम। दूसरी है फॉरेन। अब हमने कहा कि जी इंडियन इनकम है, उसके लिए जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कहां पे करना पड़ेगा? इंडिया में। लेकिन अगर फॉरेन इनकम हो जाती है उस पर्सन की, उस असेसी की, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस फॉरेन पर्सन का पीई कहां पे है। हमें टैक्स एग्जम्पशन मेथड में देखना पड़ेगा कि अगर हमें उसे एग्जम्प्ट करना है तो उसका पीई कहां पे है। ठीक है, अगर फॉरेन की कंपनी से सब इंडिया में मतलब है तो माना जाएगा कि भी फॉरेन कंपनी है, पीई इंडिया में है। अगर इंडिया में होगा सब कुछ, अभी मैं बताता हूं पीई में इंक्लूड क्या क्या होगा। अगर पीई में वो सारी चीजें, जैसे मैं बता दूं, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें प्लेस ऑफ मैनेजमेंट आएगा, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट आएगा। उसके अलावा उसका ब्रांच आएगी, उसके बारे में, उसके ब्रांच के बारे में बताया जाएगा। उसके ऑफिस के बारे में, ऑफिस कहाँ है, किस चीज की है, क्या है। फैक्ट्री के बारे में बोला जाएगा। वर्कशॉप कहाँ पे है, वर्कशॉप कहाँ पे है। वेयर हाउस कहाँ पर है। ठीक है जी। माइन है तो माइन कहां पर है, कैसी है, कितने की है, ये वो करना। मतलब ये सारी चीजें, ध्यान सुनिए, अगर ये सारी की सारी चीजें कहीं फॉरेन में है, अगर ये सारी की सारी चीजें कहीं फॉरेन में है, तो माना जाए क्या? फॉरेन की इनकम, तो हमें टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये सारी की सारी चीजें, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, ध्यान सुनिए, अगर कोई फॉरेन कंपनी है लेकिन उसका ये पीई इंडिया में है, तो इंडिया की कंपनी मानी जाएगी, इंडिया की इनकम मानी जाएगी, और उसको इंडिया में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? सर मतलब जैसे कोई बंदा फॉरेन में रह रहा है और उसे इंडिया से इनकम रिसीव हो रहा है, तो वो टैक्स इंडिया में ही पे करेगा? बिल्कुल, रिसीव इन इंडिया हो गया ना, क्योंकि इंडिया तो रेजिडेंस के हिसाब से लेते हैं। जी सर। ठीक है जी। हाँ जी प्रतिभा, क्लियर है?
हाँ जी सर। ठीक है, तो टैक्स एग्जम्पशन मेथड किस पे बेस होगा? पीई पे बेस होगा। पीई, अगर पीई फॉरेन कंपनी का, या सिंपल चीज है, अगर कोई पीई है, पीई अगर फॉरेन में है तो फॉरेन की कंपनी मानी जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगर इंडिया में है तो इंडिया की मानी जाएगी। लेकिन अगर फॉरेन की कंपनी है, उसका पीई इंडिया में है, तो वो इंडिया की मानी जाएगी और उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। पीई पे डिपेंड रहेगा आपका टैक्स एग्जम्पशन मेथड। ये तो है पहला। दूसरा है आपके पास टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड, हाँ जी, टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होगा, लाइक दोनों कंट्री आप पे टैक्स लगाएगी। मान लीजिए कोई वो जो मिस्टर ए था, मिस्टर ए कहाँ गया? यूएसए गया, और यूएसए से भी इनकम कमा रहा है और इंडिया से भी इनकम कमा रहा है। तो अब क्या होगा, दोनों कंट्री उस पर टैक्स लगाएगी। बट जिस कंट्री का वो रेजिडेंस है, मान लीजिए इंडिया का रेजिडेंस था, तो इंडिया की कंट्री ने, मतलब इंडिया ने उसे क्या कर दिया, उसको एक रिबेट दे दी। क्या दे दी? रिबेट दे दी, एक छूट दे दी कि जा जी ले अपनी जिंदगी, हमें इस इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लेना, आप अपना जो इनकम कमा के लाए हैं उसको ऐश मारिए। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पे टैक्स पे कर दिया है। अगर यहाँ पे आप पे टैक्स लग जाता है या आपसे वो टैक्स ले लेते हैं, वैसे तो टैक्स लेगा ही नहीं, ठीक है, वो टैक्स लेगा ही नहीं, और वो जो टैक्स नहीं लिया गया उसे हम कहेंगे क्रेडिट मिल गया। ठीक है, जो ये डिबेट, मान लो मिस्टर ए पे 15,000 का जो टैक्स लगा था, उसने वहां पे तो यूएस में पे करा, यहाँ पे भी 15,000 का टैक्स लग गया इस पे। हमारी कंट्री ने कह दिया आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिबेट मिल गई है, तो इस रिबेट को कहा जाएगा क्या? क्रेडिट मिल गया है। कितने का? 15,000 रुपए का। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है जी। तो इन इंडिया अगर हम बात करें तो डबल टैक्सेशन रिलीफ दो तरह से मिलता है। एक तो मिलता है कैसे? टैक्स क्रेडिट मेथड से, और दूसरा किससे मिलता है? टैक्स एग्जम्पशन मेथड से। क्लियर? और सर ये दोनों ए के लिए मिलते हैं? हाँ जी, मतलब सर ये दोनों मेथड 90 सेक्शन 90 और सेक्शन 90 ए के वो उसके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओ जी सर। ठीक है जी, चलिए आप सुनिए, बात करते हैं सेक्शन 90 की। पहले किसकी? सेक्शन 90। सेक्शन 90 क्या कहता है कि अगर एक देश की सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी एग्रीमेंट DTAA का कर लेती है, तो उसके बारे में सारी चर्चाएं कहां करी गई है? सेक्शन 90 में करी गई है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री से कोई भी स्पेसिफाइड टेरिटरी है जो आउटसाइड इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट कर सकती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, मकाऊ का नाम सुना है, जो चाइना में है। स्पेसिफाइड, मैं बात किसी कर रहा हूं स्पेसिफाइड टेरिटरी की। स्पेसिफाइड टेरिटरी, स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब ये है, जैसे कि ना मकाऊ है, जहां पे ना गवर्नमेंट्स काम नहीं करती हैं। मैं ये लिख लो, जहां पे गवर्नमेंट वर्क नहीं करती हैं, जहां पे गवर्नमेंट ही नहीं है। जैसे कि चाइना की एक प्लेस है मकाऊ, अगर वो भी इंडिया की गवर्नमेंट के साथ जो है टैक्स एग्रीमेंट अगर ये वो कर लेती है तो उसको वैलिड माना जाएगा, बेशक वहां पे गवर्नमेंट नहीं है। देखो, जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो हम कहेंगे जी कोई बात नहीं, जो भी वो कंट्री का मालिक है, जो भी वो कंट्री संभाल रहा है, अगर वो आता है हमारे पास और कहता है कि हमें आपके साथ ये DTAA का एग्रीमेंट करना है, तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आइए और करिए। ठीक है सर? हाँ जी, स्पेसिफाइड टेरिटरी में जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती तो वहां की अलग गवर्नमेंट होगी? वहां की खुद की मतलब उनका अपना अलग बंदा होगा? अलग होता है, अलग रूल्स होते हैं। जैसे देखो, है तो चाइना में ये जो स्पेसिफाइड टेरिटरी, मकाऊ की बात कर रहा हूँ, मकाऊ है एक, सर्च करना इसे, मकाऊ, ये चाइना में ही है, लेकिन यहाँ पे लोग मानते नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट है ये। ऐसे इंडिया में भी है एक दो जगह ऐसी, बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट्स नहीं है। कोई छोटा टापू हो गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लोग रह रहे हैं, या 15 लोग रह रहे हैं, 21 लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपनी खुद की सरकार बनाई है, खुद के रूल्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह से कोई एक स्पेसिफाइड टेरिटरी हम उसे कहते हैं। वहाँ की टेरिटरी, वो वाली टेरिटरी भी हमारे साथ आके जो है वो डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट कर सकती है। ठीक है जी? जी सर। ठीक है जी।
अच्छा, ये जो एग्रीमेंट होता है ना वो मेनली तो वैसे तो इन सब चीज़ों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ना एक एग्रीमेंट इसमें ये भी कहा गया है कि एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज, एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन किस चीज़ के रिगार्ड, मान लीजिए कोई पर्सन है, आपने भी याद है थोड़ा टाइम पहले अमिताभ बच्चन पे, सचिन तेंदुलकर पे एक केस आया था कि इन्होंने अपना पैसा जो है वो ऐसी जगह पे छुपा रखा है, कुछ याद है? हाँ जी सर, हाँ, अभी आया था बिल्कुल हाँ, रिसेंट में। और थोड़े टाइम बाद ये स्विस बैंक का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि स्विस बैंक में लोगों को पैसा है ना? तो वो इन्हीं के थ्रू पता लगता है कि यार जो पैसा है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन टैक्स की चोरी करता है, कोई पर्सन टैक्स की चोरी करता है, तो उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दूसरी कंट्री से। भाई आपकी कंट्री से कोई पर्सन है, वो दूसरी कंट्री में जाके अपना पैसा छुपा देता है हवाला के थ्रू या जैसे भी, ठीक है, तो वो कंट्री बता सकती है, हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई कितना कितना पैसा है वो आपकी कंट्री में, हमारी कंट्री के किसी पर्सन का पड़ा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी शेयर होती है इस एग्रीमेंट के थ्रू। इसके अलावा कोई भी टेररिज्म है, कोई भी टेररिज्म के अगेंस्ट में कोई फंड लाता है, कोई भी जो है वो टेररिज्म फैलाने का काम करता है, तो इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग ये एग्रीमेंट बनाते हैं कि टैक्स की चोरी ना करें, कोई भी टेररिज्म ना फैलाए। इन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोगों ने ये एग्रीमेंट बनाया है। और इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो हम एक कंट्री दूसरे कंट्री क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि आप उसे बचा सकें। क्लियर है? जी हाँ जी सर जी, ये है सेक्शन 90। ठीक है, अच्छा सेक्शन 90 में इसके अलावा एक वर्ड और आता है गार, ध्यान सुनना, गार। अब गार क्या है? जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। सुनिए, प्रोविजन है, प्रोविजन दो हैं, एक तो है DTAA का और एक है IT एक्ट का। ध्यान सुनना, जहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 90 का ही है। प्रोविजन दो है, मान लीजिए कोई ऐसी बात है जहां पे ना दो प्रोविजंस लग रहे हैं, जहां पे दो प्रोविजंस लग रहे हैं। जैसे कोई बात कह दी कि कोई बात ये कह दी कि आप पे ना मतलब ऐसा कोई चीज आ गई कि आपने DTAA भी है, आप पे DTAA का भी कुछ सेक्शन लग जाता है और आप पे IT एक्ट का भी कुछ सेक्शन लगता है। सेम बात करते हैं, मान लीजिए आपको ये कह दिया कि आप पे ना, आप एक ऐसे एसएससी हैं जहां पे DTAA के अंडर आप पे 15% का टैक्स लगता है, लेकिन IT एक्ट कहता है कि नहीं जी, इस पे 20% का टैक्स लगता है। तो अब आप पे कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन सा एप्लीकेबल होगा? तो यहां पे ये बात बोली गई गवर्नमेंट के थ्रू कि जो एसएससी के बेनिफिशियल हो, जो एसएससी के लिए बेनिफिशियल होगा, वो वाला टैक्स या वो वाला रूल हम लोग यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो एसएससी का बेनिफिशियल किस में है? 15% पे है, तो 15% यहां पर क्या करेंगे, की जाएगी, उसको उस पर वो लागू करवाया जाएगा। क्लियर है? प्रोविजन अगर दो हों कभी भी, ये वैसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं काफी बार कि अगर एक सिचुएशन में दो एक्ट लग जाएं, अगर एक सिचुएशन में दो एक्ट लग जाएं तो उस वक्त किस रूल को, किस एक्ट को ऊपर माना जाएगा, हायर किसको माना जाएगा, वो बात यहां पर काफी बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा जी, पहला तो है कि प्रोविजन अगर दो लगते हैं तो IT एक्ट में या फिर कोई भी DTAA का कोई लगता है, तो उस केस में जो भी एसएससी का जिस चीज में बेनिफिशियल होगा, जिस चीज में उसका बेनिफिट होगा, वो रूल हम उसे क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा सेकंड बात करते हैं गार की, GAAR। गार क्या है? जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। अब गार का मतलब ये होता है कि जहां पे ना ये गार के कुछ अपने खुद के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, गार खुद अपने आप में कुछ एक बड़ा रूल है, प्रोविजन बनता है, जहां पे भी, ध्यान सुनिए, जहां पे भी कितने से कितना मर्जी बड़ा, मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे DTAA लग गया, IT एक्ट लग गया,
उसके अलावा मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लग गया, जो इस तरह से 5-6 एक्ट और लग गए, कितने बड़े 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 लग गए। और पहले प्रोविजन में ये बात बोला गया कि कहीं भी अगर कुछ प्रोविजंस हैं तो जहां पे भी एसएससी का बेनिफिट है वो रूल हम लोग इंप्लीमेंट करवा देंगे। लेकिन गार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर भी गार लगेगा वहां पे कितना मर्जी बेनिफिट हो रहा हो एसएससी को, कितना मर्जी बेनिफिट हो रहा हो एसएससी को, वो रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। जो रूल इंप्लीमेंट होगा वो किसका होगा? गार का ही रूल इंप्लीमेंट होगा, चाहे गार के अलावा कोई और एक्ट ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराता हो उस एसएससी को, हम उसे वैलिड नहीं मानेंगे। क्लियर है जी? जी सर। तो दो तरह की मेन चीजें हैं। अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपका आईटी एक्ट भी लगेगा और डीटीडब्ल्यूए भी लगेगा, तो हम कहेंगे जी जो बेनिफिट ज्यादा प्रोवाइड कराएगा एसएससी को वो वाला इंप्लीमेंट करवा दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है जनरल प्रोविजंस के रिगार्डिंग, तो डीटीडब्ल्यूए की चलाई जाएगी। वैसे तो डीटीडब्ल्यूए की ही चलाई जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट गार। देखो दो चीज अलग अलग हैं, मैं दोबारा समझाता हूं। 3 सिचुएशन में लेके चलता हूं, 1, 2 और 3। पहली बात करता हूं कि अगर डीटीडब्ल्यूए है एंड आईटी एक्ट कुछ बोलता है, तो जो भी बेनिफिट करवाएगा वो इंप्लीमेंट हम उसे करवा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो चुका है, अभी कोई कन्फ्लिक्ट हो चुका है और जहां पर डीटीडब्ल्यूए लग रहा है और आईटी एक्ट लग रहा है, उस केस में जर्नली तो अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है, कुछ जनरल प्रोविजंस हैं, इसके कुछ जनरल प्रोविजंस हैं और इसके कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, अगर इन दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जर्नली डीटीडब्ल्यूए ही लगेगा। क्या लगेगा? डीटीडब्ल्यूए लगेगा, जनरली डीटीडब्ल्यूए लगेगा अगर वहां पे बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवाना है तो। अच्छा, उसके अलावा तीसरी चीज है गार। अगर डीटीडब्ल्यूए भी है और गार भी है, वहीं पे गार भी आता है और वहीं पे आईटी एक्ट भी आता है, तो चाहे डीटीडब्ल्यूए ज्यादा प्रोवाइड करा रहा हो बेनिफिट, चाहे ये प्रोवाइड करा रहा हो, हम इसे नहीं मानेंगे। चलेगी किसकी? इस पापा की चलेगी। किसकी चलेगी? GAAR की चलेगी। अब समझ में आया? तीनों में कंफ्यूजन तो नहीं है अब? नो सर। ठीक है जी। अब अगर मान लो कोई पर्सन है वो इंडिया में आके पैसा कमाता है, अब देखो ऑब्वियसली बात है, अगर पैसा कमाएगा और जब जाने लगेगा तो गवर्नमेंट कहेगी भैया पैसा दे के जा, कुछ टैक्स पे करके जा। डीटीडब्ल्यूए है, वो कहेगा जी डीटीडब्ल्यूए है, कहेगा डीटीडब्ल्यूए है कोई बात नहीं, लेकिन डीटीडब्ल्यूए उस पे लगेगा अगर तू मुझे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा, एक सर्टिफिकेट दिखाएगा। उस सर्टिफिकेट को कहा जाता है टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पर्सन है इंडिया में आया है, कोई पर्सन है, मान लो वो जस्टिन बीबर, वो इंडिया में आया, गाना गुना गाया, उसने तबला तुबला बजाया, हालांकि तबला बजाता नहीं है फिर भी मान लीजिए वो यहाँ पर आया और उसने यहाँ पे आके 1.5 करोड़ रुपए छाप लिए। जाने लगा, जाते हुए उसे गुद्दी पकड़ लिया, हाँ भाई ला टैक्स दे के जा। कहता मेरी बात सुनो, टैक्स नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि आपका डीटीडब्ल्यूए हमारी कंट्री के साथ है। हमने कहा वेरी गुड, तुझे पता है तू पढ़ा लिखा अनपढ़ है, जल्दी से एक काम कर, डीटीडब्ल्यूए के अंदर ये चीज है कि आपको डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट तब प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आप हमें टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट। कहता ये क्यों प्रोवाइड कराएंगे जी? कहता इससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपने जो टैक्स है वो दूसरी कंट्री में पे कर दिया है या करने वाले हो, मतलब आप वहां पे टैक्स पे करने के लिए लायबल हो। ऐसा ना हो कि हम आपसे रेजिडेंस के हिसाब से पैसा ले रहे हो, आपने पे नहीं किया, दूसरी कंट्री में जहां आप जा रहे हैं वहां पे भी रेजिडेंस के अकॉर्डिंग पैसा लिया जाता हो, तो आप तो दोनों कंट्रीज में पैसा नहीं, टैक्स नहीं पे करोगे। ये तो घपलेबाजी, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आईटी डिपार्टमेंट यहाँ मतलब डिपार्टमेंट ये बोलते हैं कि आप कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराइए। इंफॉर्मेशन में जैसे कि आपका स्टेटस ऑफ एसएससी, कि आप एसएससी किस कंट्री के हैं, पहला तो ये प्रोवाइड करवाइए। दूसरा ये प्रोवाइड कराइए कि आपका अगर पैन कार्ड अलॉट हुआ है उस कंट्री में, अगर कुछ एप्लीकेबल है तो, अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है या कुछ भी डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड कराइए। उस यहाँ पे इफ अलाउड लिख दो, इफ अलॉटेड,
तीसरा है आपकी नेशनलिटी, आप किस कंट्री से हैं। ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान से हो और रह रहे हो आप जापान में, तो हम उसे नहीं, हमें नेशनलिटी देखनी है। आप किस कंट्री से हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपकी प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन आप हमें देके जाएंगे। कुछ एटसेट्रा भी चीज़ें हैं और भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट में लिखी होंगी। इससे हमें पता लगेगा कि आप दूसरी कंट्री में क्या टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं। क्लियर है। ये सारी की सारी बातें किस में बोली गई हैं, सेक्शन 90 में बोली गई हैं। सेक्शन 90 में कौन कौन आता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई भी DTAA हो जाए तो, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी स्पेसिफाइड एरिया से या स्पेसिफाइड टेरिटरी से कह सकते हैं, किसी भी स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट हो जाए DTAA का, तो ये सारी बातें किस में कही गई हैं, सेक्शन नंबर 90 में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 90A की तरफ। सेक्शन 90A में क्या बात बोली जाती है, सेक्शन 90A, आइए सेक्शन 90A। सेक्शन 90A क्या कहते हैं, हमने देखा था कि सेक्शन 90 कहता है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेक्शन 90A क्या कहता है कि कोई भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन, कोई भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन दूसरी कंट्री की स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ अगर इस एग्रीमेंट में एंटर होता है, कोई फॉरेन कंट्री के साथ एंटर होता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अडॉप्ट करेगी कुछ अलग अलग एग्रीमेंट्स को, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड एसोसिएशन, जैसे कि RBI है, कोई सेबी है, या इस तरह की और भी एसोसिएशन हैं। लाइक कोई बैंक कर लिया, किसी ने बैंक ने कर लिया, कोई नाबार्ड वगैरह, इस तरह की कोई चीजें कर ली हैं कि एसोसिएशन ने कर लिया मिलके। अगर उन दो एसोसिएशंस ने कोई DTAA का एग्रीमेंट किया है तो हमें वहां पर कुछ बातें माननी पड़ेंगी जो किसमें लिखी गई है, सेक्शन 90A में लिखी गई है। ठीक है जी, हाँ जी, यस। ठीक है। सुनिए, पहली बात, अगर आप टर्म यूज करते हैं, टर्म यूज्ड इन DTAA defines in DTAA, मतलब अगर आप अगर आप DTAA वर्ड को यूज करते हो तो उसके बारे में इस सेक्शन में एक बात बोली गई है। अगर कोई पर्सन वर्ड DTAA में यूज करे तो उसे क्या होगा, DTAA में डिफाइन किया गया है कि वो उसे वही मानेंगे जो उसमें दिया गया है। मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन कहीं भी DTAA लिख रहा है, कहीं भी DTAA लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर DTAA आप कहीं पे यूज करते हैं तो एक्चुअल में जो उसकी डेफिनेशन 90A में बोली गई है सिर्फ वही माना जाएगा, चाहे आपने उसे बाय मिस्टेक लिख दिया हो, आपने अपनी शॉप के बाहर लिख दिया DTAA, तो DTAA के बारे में जो इंफॉर्मेशन 90A में बोली गई है वो सारी की सारी आप पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। आपने जानबूझ के नहीं लिखा है, आपने कोई गलती से लिख दिया है, लेकिन आप पे सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी और आपको वो सारी की सारी चीजें फिर माननी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी माननी पड़ेंगी। तो DTAA आसान बात नहीं है, DTAA वर्ड को आप ऐसे ही कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसके बारे में आपको एक्ट में प्रॉपर तरीके से बोला गया कि टर्म अगर आप यूज करते हैं कहां, क्या इन DTAA में। अब कुछ कुछ टर्म्स हैं अलग अलग, एक तो वर्ड DTAA था, अब क्या है जो टर्म है कुछ DTAA में उसे डिफाइन करी गई है कहां पर, एक्ट में। ठीक है जी, एक तो वर्ड था DTAA का और दूसरा क्या, अब इस DTAA में कुछ टर्म्स हैं उन्हें डिफाइन किया गया है एक्ट में। कोई टर्म यूज करे अगर DTAA तो हम तो क्या नाम है IT एक्ट, बट सॉरी DTAA डिफाइन कर, ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया, और अदरवाइज कंफ्यूजन सी रहेगी। यस सर, पहला आ गया। ठीक है, अगर सुनिए जो एक चीज लाइक एक टर्म है ऐसी जो DT, वही वाली अभी कन्फ्लिक्ट वाली बात करी थी ना, वही चीज ऐसी, अगर कोई टर्म है वो DTAA में भी आता है और IT एक्ट में भी आता है। IT एक्ट कौन सा था, IT एक्ट 1961।
आईटी एक्ट 1961 में भी उसे डिफाइन किया गया है, तो वही मानेंगे जो एक्ट में लिखा गया है। एक्ट में मतलब कि जो DTAA में लिखा गया है वो माना जाएगा, उसके अलावा चाहे कहीं भी लिखा हो हम नहीं मानेंगे उसे। क्लियर है? कोई ऐसी टर्म है जो लाइक आपको एक वर्ड कह दिया वेबसाइट, क्या कह दिया? वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब DTAA में भी बोला गया है और आईटी एक्ट में भी बोला गया है। वेबसाइट का मतलब दोनों में बोला गया है, DTAA में भी बोला गया है और आईटी एक्ट में भी बोला गया है, तो उसे वही मानेंगे जो एक्ट में लिखा गया है। एक्ट बोले तो कौन सा एक्ट? DTAA। क्लियर है? ये बोलता है कौन? 90A। बस 98 छोटा सा ही था। एक स्पेसिफाइड एसोसिएशन दूसरी स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है DTAA का, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है सेक्शन 90A में। टर्म अगर यूज करते हैं आप DTAA को, तो उसे डिफाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से DTAA में। और DTAA में कोई भी टर्म आती है, अगर यहां पे लिख लो वर्ड, कंफ्यूज ना होना, वर्ड अगर यूज किया गया DTAA तो उसे डिफाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से DTAA में। अगर उसके अंडर कोई आता हुआ कोई वर्ड है, कोई टर्म है, उसके अंडर आती हुई कोई टर्म है और उसे इसमें भी बताया गया है और इसमें भी बताया गया, तो हम इसका मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। क्लियर है? सॉरी, एक सेकंड मैं उल्टा बोल गया हूं यहाँ पे। अगर कोई टर्म है ना, अगर कोई टर्म है तो टर्म हम एक्ट की मानेंगे। एक्ट मतलब ये, क्योंकि एक्ट DTAA एक्ट नहीं है, एक ये एग्रीमेंट है, एक्ट है ये। मैं बोल सही रहा था, ये यहां कर दिया। दोबारा सुनिए, टर्म अगर यूज होती है कोई DTAA में, लाइक वेबसाइट है, अगर वेबसाइट टर्म यूज होती है DTAA में भी और आईटी एक्ट में भी, तो हम एक्ट की बात मानेंगे, ना कि इसकी मानेंगे, DTAA की मानेंगे। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं कोई? जी सर। जी ठीक है जी। ये है आपकी 90 और 90A। क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा आपको रिलीफ 91 का भी बता देता हूं मैं एक बार। आइए 91 का रिलीफ बताता हूं, या इसको हम कंप्यूट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। सेक्शन 91, इसका रिलीफ कैसे मिलेगा, वो देख लेते हैं। कंप्यूटेशन वैसे भी साथ साथ हो जाएगी। पहले क्या होगा, आप कंप्यूट करेंगे NTI का मतलब क्या है? जो भी आपकी इंडियन इनकम है, नेट टोटल इनकम इंडियन इनकम है, प्लस में कोई भी फॉरेन इनकम है, उन दोनों को क्या कर देंगे आप लोग? एड ऑन कर देंगे। फिर क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे क्या? आपकी ग्रॉस टैक्स, आपका जो ग्रॉस टैक्स है, लिख लो पूरा, फाइंड आउट ग्रॉस टैक्स, कि आपको इन दोनों की इनकम मिलाकर कितना टैक्स बनता है वो आप इस पे देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं साथ ना एक जो है फिगर लेके चलते हैं। मान लीजिए कि इंडियन इनकम है कितनी? 7 लाख की। कितने की? 7 लाख की। फॉरेन इनकम आपकी कितने की है? 5 लाख की। ठीक है जी। आपकी टोटल इनकम कितनी की हो गई? 12 लाख की। ओके ठीक है। अभी अगर हमें ग्रोस टैक्स निकालना है, तो उसके रिगार्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ग्रोस टैक्स निकालने कैसे? अगर इंडिया में है तो ऑब्वियसली बात वही, हमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग सब निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर बात करूं इसके बाद, तो थर्ड स्टेप क्या होगा? ये था फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप और ये है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा? आप फाइंड आउट करेंगे, अब यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप फाइंड आउट करेंगे क्या? फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स आप लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। किस पे? ऑन NTI बोलते हो, नेट टोटल इनकम जो है उस पे निकालेंगे। ऑन है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज रेट टैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय NTI। अच्छा NTI क्यों आया? क्योंकि इसी में से तो ये निकाला गया है, और मैंने आपको बार बार बताया है, जो टोटल होता है 100% होता है वो आता है नीचे, और उसमें से जो निकालते आते हैं वो आता है ऊपर। तो NTI में से ग्रॉस टैक्स निकला है। ठीक है जी, हम परसेंटेज में लेके चलेंगे इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो वो रेट निकालोगे वो फॉरेन कंट्री में पे कर आए हो, अगर जो आपने रेट निकाला है वो फॉरेन कंट्री में पे कर आए हो, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा? फोर्थ स्टेप में
फोर्थ स्टेप है, अगर आपने जो भी रेट निकाला यहाँ से जो एवरेज रेट निकाले हैं वो आपने क्या किया है, फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी पे कर आए हो, तो अब क्या होगा, जो थर्ड और फोर्थ है इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। फिफ्थ स्टेप में इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी रेट निकलेगा, मतलब जो भी लोअर रेट होगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है, जो भी लोअर रेट है उसे हम कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पे फोर्थ में शायद कंफ्यूजन हो सकती है। थर्ड में क्या हुआ, आपने एक एवरेज रेट निकाला, किसके बेस पे, दोनों कंट्रीज की इनकम के बेस पे आपने एक रेट निकाल दिया। फोर्थ में क्या किया, जिस रेट पे लाइक आपने इंडिया पे इस यहां से कोई रेट आया, लाइक ना मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो फॉरेन में आपने टैक्स पे किया, मान लो 20% के हिसाब से, कितने के हिसाब से, 20% के हिसाब से आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया। आपने जो इंडिया में यहां पे जो टैक्स पे किया वो मान लीजिए आपने कर दिया 15% के हिसाब से, तो लोअर क्या, 15%, तो लोअर रेट हम लोग यहां पे कंसीडर कर लेंगे, 15% हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, जो कम आया होगा ना उसे लेके चलोगे आप और उतने की ही आपको रिलीफ मिल जाएगी। अब वो रिलीफ कैसे मिलेगी, आप सिक्स्थ स्टेप में क्या करने वाले हैं, आपकी जो भी फॉरेन इनकम होगी उसको उतने ही रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलते जो लोअर रेट है, जो आपका 15% रेट आया है, उससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जो भी अमाउंट आपके पास XYZ आएगी उतने अमाउंट की आपको क्या मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। ये है आपका सेक्शन 91। क्लियर है, चलिए आप मैं थोड़ा सा ना इसमें करवा दूं। आइए, हमारा देखिए इंडियन इनकम कितने की थी। अच्छा, ये एक बार वो समझ में आ गया, प्रॉपर मेथड समझ में आ गया सारा, सीक्वेंस समझ? हाँ जी सर जी। इंडियन इनकम कितने की थी, 7 लाख की थी। ये है इंडियन इनकम, ये है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम कितने की, 5 लाख की। टोटल इनकम कितने की हमारे पास, 12 लाख की। कितने की, 12 लाख की। ओके जी, लेट्स एज्यूम कि आपने फॉरेन में कितने परसेंट का टैक्स पे किया था, 20% लिया था हमने, 20% का। ठीक है जी, 20% का। आइए 12 लाख पे हम लोग एक बार टैक्स निकाल लें जल्दी से। हाँ जी, 0 से 2.5 लाख तक का, 0 से 2.5 लाख तक नील। हाँ जी, 2.5 से 5 लाख तक 10%, 12,500। ओके जी, 5%, 12,500। उसके बाद क्या है, 5 से 10 लाख तक का कितना परसेंट, 20%। याद है कि नहीं, यहां होता है 5%, यहां होता है 20%। 5, 20 और 30 5, 20 और 30। 5 से 10 लाख पे कितना हुआ, 5 लाख। 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपया। कितना, 1 लाख रुपया। उसके बाद टोटल इनकम कितनी, 12 लाख। तो अब 10 लाख से 12 लाख तक की 2 लाख पे 30%, 2 लाख पे 30% कितना हुआ, 60,000। 2 लाख पे 30%, 60,000। टोटल कितना हुआ, 0,005 सर 1,72,500। 1,72,500 कितना हुआ, 1,72,500। अब 1,72,500 में आप पे सेस भी लगता है, HEC, सॉरी सेस कह रहा हूं, HEC 4% का, 4% का सेस इस पे लगेगा। 1,50,72 1 लाख इस पे लग गया आपका 6,900। टोटल बन गया आपके पास 1,79,400, 1,79,400 रुपए। 1,79,400 रुपीज आपका ये बन गया। अच्छा, हमने बताया था कि आपको करना कैसे, आपकी जो ये जो निकली है वो क्या निकली है, ग्रोस टैक्सेबल इनकम निकली है। तो आप ग्रोस टैक्सेबल इनकम को कैसे निकालेंगे, 1 लाख। अब अपने निकालने के एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है। तो 1,79,000 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कितनी थी जी, टोटल इनकम थी जी आपकी 12 लाख रुपए। और हम इसे परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपके पास ये निकला आपका अप्रोक्स 14.95%। ये है आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स।
हमने माना था कि फॉरेन में आप कितना पे करके आए हैं, 20% टैक्स पे करके आए हैं, इंडिया में आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 14.95% टैक्स पे करना पड़ रहा है। आप इन दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर के क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा, जो भी लोअर होगा वो। अच्छा जी, लोअर कितना है, 14.95 है, 14.95% की रिबेट आपको मिल जाएगी। हाँ जी, आइएगा, रिबेट कैसे निकालेंगे, रिबेट, फॉरेन में टैक्स कितना पे किया, 5 लाख, कितना, सॉरी फॉरेन की इनकम कितनी थी, 5 लाख, 5 लाख पे 14.95% आपको क्या मिल गई, रिबेट मिल गई। और इसका आंसर क्या आता है, 74,750 रुपीज आपको क्या मिल जाएगी, इंडिया में इतने रुपए की क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। इसे ऐसे निकालते हैं आपका रिलीफ सेक्शन 91 के अंदर। अच्छा, सेक्शन 91 जो था वो कैसा था, सेक्शन 91 एक तरफा था कि दो तरफा था, यूनिलेटरल था कि बायलेटरल था, यूनिलेटरल था, सर यूनिलेटरल, बिल्कुल जी यूनिलेटरल था, एक तरफा था, मतलब DTAA नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी कंट्री की गवर्नमेंट अपने पर्सन को रिबेट दे रही थी। 91 में DTAA नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी कंट्री की गवर्नमेंट अपने पर्सन को कुछ रिबेट दे रही थी, कुछ रिलीफ दे रही थी। वो रिलीफ इस तरीके से दिया जाता है। आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी समझ में आया। कुछ कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन है। एक सेक्शन है सेक्शन 91 जो कहता है यूनिलेटरल, खुद के गवर्नमेंट के साथ, खुद की गवर्नमेंट किसी और के साथ कोई भी DTAA नहीं है, बस अपने पर्सन को रिलीफ दे रही है। दूसरा है सेक्शन 90, कौन सा, सेक्शन 90, और तीसरा है सेक्शन 90A। सेक्शन 90 सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यहां पे एक मेन बात करी गई है, क्या, प्रोविजन की IT एक्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ गार की, किसकी, गार की। अगर जहां गार आ गया, जहां गार खड़ा हो गया, देखो नाम में, देखो नाम में एक दम है, गार, तो जहां गार खड़ा हो गया वहां पे सब पीछे हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी चलेगी। गार ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म याद करके जाना, और इसके ये होता क्या है, या ये कहां ऊपर होगा या नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 90A क्या बोलेगा, कोई भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन है, उस स्पेसिफाइड एसोसिएशन का दूसरे स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग सारी बातें बोली गई है 90A में। लेकिन यहां पर बात है, अगर कोई पर्सन दूसरी जगह पे अपना टैक्स पे करता है और ये कहता है हम इंडिया में टैक्स नहीं पे करेंगे, क्यों, क्योंकि इंडिया का DTAA दूसरी कंट्री के साथ है, तो आप ऐसे ही बच के नहीं जाएंगे, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और उस सर्टिफिकेट का नाम होता है टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट। इज इट क्लियर? हाँ जी, रिलीफ, उसके अलावा रिलीफ मैंने आपको बताई दी है, 91 का रिलीफ आपको मिलता कैसे है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है अच्छे तरीके से, ये वाला, ठीक है जी। जी सर।